वेलकम 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट मीन द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में ये थोड़ा सा आप सबको पता है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और अभी हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एट्सेट्रा। तो देखिए, आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो हमें मॉलिक्यूलर जियोमेट्री पर करना है और मॉलिक्यूलर जियोमेट्री में भी आज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, VSEPR, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम मॉलिक्यूलर जियोमेट्री पर डिस्कशन चल रहा था। एक्चुअल में एक सोचने वाली बात है, आप सब जानते भी हैं और सोचते भी होंगे ज़रूर ही कि क्यों किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर शेप होता है। कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस मॉलिक्यूल का यही शेप होगा। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर कि डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज की इस क्लास में करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं VSEPR, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो जाने क्या होता है वेस्पर थ्योरी, क्या मेन पोस्टुलेट्स है, क्या इससे आइडिया लगता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में, क्या रोल है वेस्पर थ्योरी का मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करने में। इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं वेस्पर थ्योरी में, तो पहला पॉइंट ये कहता है द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। दैट मीन किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पर, और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लॉन पेयर भी हो सकते हैं। अभी हम जानेंगे क्या होते हैं बॉन्ड पेयर, क्या होते हैं लॉन पेयर। तो कहा यह नॉन बॉन्डेज जो आपको बताया जा रहा है इसमें, तो द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सपोज दैट हमारा CH4 मॉलिक्यूल है जिसका कि सेंट्रल एटम कार्बन है, तो उसके सराउंडिंग कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस पर डिपेंड करेगा किसी भी मॉलिक्यूल का शेप। इसके साथ ही अगला पोस्टुलेट्स क्या कहता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी सेल रिपल वन अनदर। दैट मीन जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें आपस में रिपल्सन होता है, सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो आपके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेंगे, तो एक्चुअल में नेगेटिव क्लाउड जो हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, तो उनमें नेगेटिवली चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, हेंस दे आर रिपल टू ईच अदर। बात पते की ये है कि वैलेंसी सेल, जरा नाम पर गौर फरमाएंगे अगर हम, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट मीन वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के पेयर में रिपल्सन होता है, और जब रिपल्सन होगा तो वो इस टाइप से अरेंजमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
Hence they are arranged itself when they are maximum distance, they have the maximum distance. That mean इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं उन्हें इस टाइप से अरेंज होना चाहिए जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच में डिस्टेंस बनी रहे, जिससे कि उनमें रिपल्सन मिनिमम हो, जिससे कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो कहा गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी सेल रिपल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, इसलिए उनमें रिपल्सन होता है, इसलिए इनको एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहिए। कंटिन्यू बात करेंगे पोस्टुलेट्स को लेकर। These pairs of electrons tend to occupy such positions in space that minimum repulsion and thus maximum distance between them। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो इस तरीके की पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं स्पेस में, या करना चाहिए जिससे कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, जिससे कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाए। ठीक है, अगला पोस्टुलेट क्या कहता है? द वैलेंसी सेल इज टेकन एज ए स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन्स पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अनदर वन अनदर। तो इस तरीके से स्टीरियो, इस तरीके से थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल सरफेस पर वो एक दूसरे के साथ में अरेंज हो जाना चाहिए, जिससे कि उनमें डिस्टेंस मैक्सिमम बनी रहे और रिपल्सन मिनिमम हो जाए, जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अगले पोस्टुलेट्स की बात करें, द मल्टीपल बॉन्ड दैट मीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, एक तो सिंगल बॉन्ड होता है और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उन्हें कंबाइंड फॉर्म में मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। तो कहा गया ये मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर। तो जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो उसको एक नया नाम उस तरीके से कैसे माना जाता है, उसको ये माना जाता है सिंगल सुपर पेयर है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो क्या कहा? ये मल्टीपल बॉन्ड दैट मीन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल सुपर पेयर कहा गया। ये मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड इज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल सुपर पेयर। वेयर 2 or more रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस, देखो अब एक नया टर्म आपके सामने आ गया, रेजोनेंस। हमें जानना होगा एक्चुअल में रेजोनेंस क्या चीज़ होती है, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर हम बात करें इसमें, तो अभी हम एक कॉमन एग्जांपल देते हैं कि देखो जो म्यूल होता है ना, म्यूल, खच्चर, खच्चर जो है वो डंकी और हॉर्स का हाइब्रिड है। तो इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके की किसी एक स्ट्रक्चर से उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता, सभी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। मतलब दैट मीन दे हैव द मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑल्सो। इसका मतलब उनमें एक से ज़्यादा संभावित स्ट्रक्चर होते हैं। तो अभी अब बस इतना ही जान लीजिए कि जो एक से ज़्यादा संभावित स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। एक बार फिर दोहराएं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी की सभी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन उनके किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं किया जा सकता,
दैट मीन मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं। जो मोर देन वन स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। उस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। सो कहा गया वेयर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल द वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। तो जो मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं वो वेस्पर थ्योरी के द्वारा हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रिपल्सन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है, सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो, अगर हम इसको थोड़ा सा आपको बताने के लिए, सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो होता है एलपी में, दैट मीन लोन पेयर में। उससे कम जो रिपल्सन होता है वो होता है एलपी में, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो होता है बीपी में, मतलब बॉन्ड पेयर में। सबसे ज़्यादा रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स पेयर में जो होता है वो लोन पेयर में होता है। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है और सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। अब अगर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन है या कुछ लोगों को डाउट है कि सर ये लोन पेयर क्या चीज़ होती है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इतनी बात तो चीज़ है दोनों में, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर कहें, एक चीज़ तो कॉमन है कि वो पेयर है। लोन पेयर तो भी एक पेयर है, बॉन्ड पेयर तो भी एक पेयर है। पेयर है मतलब जोड़ा है, दैट मीन दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब बात की जाती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। तो जब दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर के जो पेयर बनता है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, तो उसको कहने लगते हैं हम बॉन्ड पेयर। लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल का कोई सेंट्रल एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर हों। चलो अच्छा, हम इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। माना कि हमारी पॉकेट में एक रेड और एक ब्लू कलर का पेन लगा हुआ है, पेयर लगा हुआ है, और वो दोनों पेन हमारे ही हैं। तो हम मान लेंगे कि वो, तो हम ये कहेंगे कि वो पेयर जो है वो लोन पेयर है, क्योंकि वो हमारे ही है, दोनों हमारे ही हैं वो पेन। लेकिन हम क्या करें कि अगर एक रेड पेन हमारा हो और ब्लू पेन हमारे एक फ्रेंड का हो, तो भी पेयर बन जाएगा। तो उसको बोलेंगे हम बॉन्ड पेयर, क्योंकि उसमें एक उसका है, एक हमारा है, दैट मीन शेयरिंग हुई है, बॉन्ड बना है। तो जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं उन्हें लोन पेयर कहा जाता है। और जब किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल का वन इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के वन इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, तो शेयरिंग से जो पेयर बनता है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड, क्योंकि दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब बॉन्ड बनता है, तो ऐसे पेयर को कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जब किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट सेल में खुद ही का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है तो उसको कहते हैं लोन पेयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपल्सन का जो सीक्वेंस है वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में हुआ, लोन पेयर में। उससे कम रिपल्सन हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन हुआ किस में, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। अब अगर दिमाग में एक क्वेश्चन आए, वाई द लोन पेयर हैव द मैक्सिमम रिपल्सन, क्यों लोन पेयर में रिपल्सन अधिकतम होता है, क्या कारण है, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए। सपोज दैट अगर हमने एक लोन पेयर का एग्जाम्पल देने के लिए हमने कहा एक नाइट्रोजन है, हमको पता है एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 है। तो ये जो 2s में जो पेयर है और p में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। और जो 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक है इलेक्ट्रॉन का पेयर जो 2s2 में था, ठीक है, और 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 2p3 में थे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई द लोन पेयर हैव द मैक्सिमम रिपल्सन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा है बॉन्ड पेयर के कंपैरेटिव। तो देखिए,
अगर हम लोन पेयर की बात करें, जैसे कि अगर नाइट्रोजन का ही एग्जाम्पल ले लिया, तो जी एक एक लोन पेयर है इनमें, जो 2s2 वाला है ना, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1s2 2s2 2p3, तो आउटर मोस्ट सेल में 2s में एक पेयर है और 2p में 3s अनपेयर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें। तो इस तरीके से प्रश्न अभी भी वही है, वाई द लोन पेयर हैव द मैक्सिमम रिपल्सन। तो देखिए लोन पेयर जो होता है, ये जो पेयर है लोन पेयर, अगर चलो हम एक बॉन्ड पेयर यहीं समझाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन का आके इसके साथ शेयरिंग कर ले, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आके इसके साथ शेयरिंग कर ले, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आके इसके साथ शेयरिंग कर ले, तो ये बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर थे वो लोन पेयर हो गया। अब प्रश्न हमारा हम बार बार दोहरा रहे हैं आपसे कि लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा क्यों है। तो देखिए एक्चुअल में जो लोन पेयर होता है वो किसी एक ही एटम पर रहता है, और जब एक ही एटम पर रहता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। लेकिन जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, और जो शेयरिंग से जो पेयर बनता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जब वो बॉन्ड, जैसे अभी यहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये भी एक पेयर है जो नाइट्रोजन पे अकेला है, और ये भी एक पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। तो यहाँ जो लोन पेयर, इसको हमने नाम दे दिया क्या, लोन पेयर, और ये क्या हो गया आपका बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर है एक्चुअल में वो किसी एक ही एटम का रहता है, एक ही एटम पर रहता है, इसलिए उसमें एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रहता है, इसलिए उसकी साइज होती है बड़ी। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है, उस बॉन्ड पेयर में दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो जो बॉन्ड पेयर होगा वो दो एटम के बीच में रहता है, तो इसलिए उस बॉन्ड के पेयर पर दोनों एटम के जो दोनों एटम है उनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक ही एटम का होगा, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन पेयर पर उसी के एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होगा वो दो एटम के बीच बना हुआ होगा, तो उस पेयर पर दोनों एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, जिससे उसकी साइज हो जाएगी छोटी। तो आप समझदार हैं, अगर साइज बड़ी हो जाएगी तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, पास पास आने लगेंगे, बड़ी साइज में होंगे। एंगल तो वही है 360 का। और जब अगर साइज होगी छोटी तो दूर दूर रहेंगे, तो जिससे कि उनके बीच में रिपल्सन कैसा होगा, कम होगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, वाई द लोन पेयर हैव द मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो अभी एक बार और दोहरा दें आपको कि जो लोन पेयर है एक्चुअल में उसमें क्या है, लोन पेयर जो लोन पेयर रहता है वो साइज में बड़ा होता है, क्योंकि उस पर केवल एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। जबकि बॉन्ड पेयर जो होता है वो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का पेयर है, उस पर दोनों एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिससे उसकी साइज छोटी हो जाती है। साइज छोटी होने से रिपल्सन कम होता है। तो इस तरीके से हमने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि वाई द लोन पेयर हैव द ग्रेटर रिपल्सन फोर्स एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर ऑल्सो। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सम कॉमन ज्योमेट्रीज की बात करें, तो देखो अगर हम कहें तो देखो एक लीनियर ज्योमेट्री हो गई, एक ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, एक टेट्राहेड्रल हो गई, एक स्क्वायर प्लेनर भी होती है, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होती है, एक ऑक्टाहेड्रल भी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी होता है, और डिफरेंट डेस्ट्रॉयड और भी हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप के शेप जो है वो चेंज भी हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्सन। जैसे अभी हमने पढ़ा लोन पेयर रिपल्सन हो गया, आप किसी में एक लोन पेयर है, किसी में दो लोन पेयर हैं, तो अगर 2 और मोर देन 2 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर रिपल्सन भी होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर है तो उनमें रिपल्सन कम होगा, ज्योमेट्री उसकी एक कॉमन है और कांस्टेंट ज्योमेट्री होगी। लेकिन जब उनमें लोन पेयर आ जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करने लगते हैं, ग्रेटर रिपल्सन होता है, इसलिए डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। पढ़ेंगे हम, जानेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में सब कुछ आएगा।
तो ये अभी बात की जा रही कुछ कॉमन ज्योमेट्री को लेकर के, लीनियर भी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, टेट्राहेड्रल होती है, एटसेट्रा। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम इसी की बात करें तो जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है BeCl2। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ जो बी है बेरिलियम, एक्चुअल में सबको पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट मीन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहा है आपको, 2s2। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म विथ क्लोरीन 2। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2। नंबर ऑफ लोन पेयर कोई है नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि अभी आप पढ़ोगे एक्साइटेड होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई उसमें। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने हो गए, 2। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा हो गया, लीनियर हो गया, और बॉन्ड एंगल 180 हो गया। क्योंकि समझो आप 2 बॉन्ड पेयर हैं, और जब 2 बॉन्ड पेयर हैं तो हमें तो इस तरीके से वेस्पर थ्योरी ने एक्चुअल में हमसे ये कहा था कि बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के पेयर में रिपल्सन होता है, इसलिए उन्हें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए, जिससे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इनका अरेंजमेंट हुआ। और अभी हम इसके बाद फिर हम जैसे अगला मॉलिक्यूल भी है BF3 की बात करें तो देखो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, नंबर ऑफ बॉन्ड 3 बन रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है, कोई लॉन पेयर नहीं है, टोटल पेयर 3 है। तो शेप कैसा होगा, 3 है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है। ठीक है, आप समझदार है। अगर हम आपको एक रफ एग्जाम्पल भी दे दें, माना कि आपके एक रूम में 3 बच्चे हैं और लड़ते हैं एक दूसरे से, तो आप समझदार हैं तो उनको क्या करेंगे, अधिकतम दूरी पर रखना चाहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी 3 की, 360 में से 120 तो ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। अब अगर हम यही बात CH4 की करें तो 4 हैं इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में, टोटल 4 बॉन्ड बन रहा है CH4, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर कोई है नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, शेप हो गया टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल भी सीख जाओगे आप। अब 4 है तो अब वो थोड़ा सा हो सकता है आपको डाउट लग रहा होगा, अभी सीखोगे कि 4 है तो 7 तो 90 बनना चाहिए, जब 3 है तो 120 हुआ, तो 4 होने पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। चलो अभी वक्त आने पर आप ये सब चीज़ समझ जाओगे। ऐसे ये PCl5 भी दिया हुआ है, 5 है, 5 क्लोरीन बॉन्ड, बॉन्ड पेयर 5 है, लॉन पेयर कोई नहीं है, टोटल पेयर 5 है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी हो सकता है आपको कुछ चीज़ इसमें क्लियर नहीं हो रही हो, सब कुछ होगा। और जो बॉन्ड एंगल है 120 और 90 के होंगे। ऐसे SF6 कहा जाए आपसे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड 6 बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर 6 हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, टोटल पेयर 6 हैं, ऑक्टाहेड्रल होगा और 90 डिग्री का एंगल होगा। सभी के शेप हम आपके साथ एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर हमारे मॉलिक्यूल जो हैं उनके जियोमेट्री बता रहे हैं। अगर 2 होंगे बॉन्ड पेयर तो लीनियर हो गया, 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर हो गया, 4 है तो टेट्राहेड्रल हो गया। देखो लीनियर हो गया, ट्राइगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल हो गया। ये बॉन्ड एंगल है, अगर 2 हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस 180, 3 है तो 120, 4 है तो 109.5 का हो गया। ठीक है, और देख लो आप 5 है तो क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हम आपको शेप जब हम समझाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन और हम सब चीज़ों से आपको बताएंगे भी। 2 तरीके के एंगल होगा, 90 के भी हो गए और 120 के भी हुए। परपेंडिकुलर हो गए वो 90 पर है, और बकाया 3 है वो कोप्लानर है 120 पर है। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अभी इसमें हो सकता है 3D है, आपको नहीं क्लियर हो, हम आपको समझाएंगे सब। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, याद रखिए कि भाई देखो ये संकट की घड़ी है, हमने इसका डट कर सामना किया, इसी के लिए भारतीयों की अलग पहचान है। और हम सबको इसी बात से जाना जाता है कि मुश्किलों का सामना करना हमने पहले भी सीखा है, हमारे पूर्वजों ने भी सीखा है, और हम भी उसी को चरितार्थ करते हुए इस संकट से भी हम निपट जाएंगे। बस मैं आपसे यही कहूँगा, माँ पीताम्बरा से यही माँ पीताम्बरा से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग सुखद सफल और आनंदमय जीवन यापन कर रहे हों। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, शासन के नियमों का पालन करिए। हमें उसको जो इतनी कोविड-19 की जो संकट का समय है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना है, और अब तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का समय है
तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। हमें अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज़रूर संभाल के रखना है, उन्हें समझाना है। और मुख्य रूप से आप एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके जो कर्तव्य हैं कि आप अपने परिवार को, समाज को, गांव के लोगों को, अपने परिचितों को बताइए कि आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, शासन के नियमों का पालन करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।